Hello everyone, this is Nisha from Knowledge Cafe Group, and today I'm going to discuss one of the major chapter of class 11th chemistry, and it is structure of atom. So before starting with this lecture, I just want to tell you people that our channel is basically for Cbse, ISC, GAE as well as Neet. So please first of all subscribe, share and like my channel. So as I told you, today we are going to start with structure of atom, and structure of atom is one of the major chapter in chemistry for all the competitive exams, as it is near about 50%. It is theoretical portion from which the questions are asked, and some numericals are also there in which the numerical portions are also asked for your examination, especially in your Cbse and ISC 11th class. Children, in this chapter, as I have told you, the structure of atom, I just want to tell you first of all that structure of atom is basically, we can subdivide it into three major portions. The first portion is related with the discoveries of the subatomic particles, that is proton, electrons and neutrons. And the second portion is near about the electromagnetic radiations are there which are discussed, and the particle and the wave nature of electrons. And the last portion is a major portion of this chapter, that is quantum mechanics, जिसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया अभी तक 10th के अंदर अभी तक आपने नहीं पढ़ा. जैसे आपको बताया, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्कवरी ऑफ एटम. और एक बहुत अच्छा सजेशन आपको मैं देना चाहूँगी कि अगर आपको ये चैप्टर याद रखना है तो इसे एक स्टोरी की तरह याद करिए. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. चिल्ड्रन, सो एज आई हैव टोल्ड, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. लेकिन पहले सब्सक्राइब करिए आप मेरे चैनल को. नाउ जैसे आपको बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. एक स्लाइट रिकैपिचुलेशन है इस चैप्टर का जो हम शुरू करेंगे, विच इज वन ऑफ द टॉपिक दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन नाइन्थ में. इसके बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी उस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को स्टार्ट करने से पहले, लेट मी टेल यू द हिस्ट्री ऑफ एटम. पढ़ते जा रहे हैं हम, बचपन से 7 से पढ़ते हैं, 8 से पढ़ते हैं. मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. सही है, एकदम सही है कि मैटर इज समथिंग विच इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इन नेचर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मैटर, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, आप याद करना शुरू कीजिए. द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस वर्ड वाज इन नियर अबाउट 4 BC. चिल्ड्रन, उनका नाम था एक इंडियन महर्षि थे और उनका नाम था महर्षि कन्नड़, और उन्होंने पहली बार एटम के बारे में इंट्रोड्यूस किया. एंड ही सेड इन संस्कृत रैदर, उन्होंने ये कहा कि जो मैटर है, जो नेचर में सब कुछ प्रेजेंट है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड इट इज कॉल्ड अणु और परमाणु. जब हम इसकी बातें करते हैं और अणु और परमाणु के बारे में पता चल गया था, बट इट वाज एज यूजुअल, उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया. सो इन 460 BC एक ग्रीक फिलोसोफर थे, डेमोक्रिटस. उन्होंने अपना पहला इंट्रोडक्शन या अपनी पहली थ्योरी बताई एटम के बारे में, और उन्होंने कहा कि मैटर जो होता है वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना है जिसे हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, विच इज इनडिविजिबल, और उन्होंने उसे नाम दिया एटम, which is derived from a Greek word atomos, जिसका मतलब होता है indivisible. So Democritus पे पर पूरा श्रेय जाता है एटम को एटम कहलाने में. जब डेमोक्रिटस ने अपनी थ्योरी, अपने वर्ड एटम इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद बहुत सारी शांति थी. और 2000 साल बाद, रियली आफ्टर 2000 years rather, जॉन डाल्टन थे साइंटिस्ट, जिन्होंने एटम की एक थ्योरी दी थी, जो अभी भी हम पढ़ते हैं, 9th में भी हमने पढ़ा है और आपको 11th में भी याद करना है, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो जैसे आपको बताया कि डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी 1808 में. जब 1808 में उन्होंने अपनी थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी, उन्होंने कई सारे पोस्टुलेट्स, कई सारी चीज़ें बताई. उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम अभी भी फॉलो करते हैं, हम अभी भी उसे मानते हैं.
जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा, लेट्स रिकैपिचुलेट इट। फर्स्ट थ्योरी उन्होंने दी कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सेकेंड थिंग, एटम इज इनडिविजिबल इन नेचर। थर्ड, atom can neither be created nor destroyed. Fourth, elements of a particular atom is identical with each, they are identical in nature, and different elements के जो atoms होते हैं वो अलग अलग होते हैं, different होते हैं। Apart from all these postulates, उन्होंने एक और चीज बताई कि ये जो एटम होता है वो कंबाइन होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन में और वो कंपाउंड्स बनाता है। ये सारी चीजें डाल्टन ने बताई। बेसिकली अगर हम इसे एक तरह से इसे अगर अपन एक्यूमुलेट करें, वी कैन से दैट डाल्टन की थ्योरी जो थी उन्होंने 3 मेजर लॉज दिए। वन वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड थर्ड वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो ये जो तीनों laws है, it was supported rather by the Dalton's atomic theory. But as usual, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को अपन पूरी तरह मान नहीं पाए क्योंकि उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि मेजर डीमेरिट ये था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वाज गोइंग ऑन, और तब आए 1830 में, स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, 1830 में माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की प्रॉपर्टी या एटम को इनडिविजिबल नहीं है बताने में बहुत कंट्रीब्यूट किया। एंड हाउ ही कंट्रीब्यूटेड, लेट्स सी। क्या किया माइकल फैराडे ने? माइकल फैराडे वाज डीलिंग विद सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स जिसमें वो प्रूव करना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट से पास कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल किया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए और उस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया बैटरी से। जब वो इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में उसमें प्रोडक्ट्स बने, केमिकल रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट्स लिबरेट हुए या प्रोडक्ट डिपॉजिट हुए। व्हेन द प्रोडक्ट्स वेर फॉर्म, ही केम टू अ कंक्लूजन दैट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चार्जेस से बने हुए हैं, और अगर ऐसा है तो ही गेव अ रिलेशनशिप रादर कि मैटर और इलेक्ट्रिक करंट में एक अच्छा कनेक्शन है। देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू फीचर्स, जिसको सिर्फ एक ही चीज इंप्लाई करता था, जो सिर्फ एक ही चीज बताता था कि जो मैटर है वो इट इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज नॉट इनडिविजिबल इन नेचर, इट कैन बी सब डिवाइडेड, उसमें कुछ सब एटमिक पार्टिकल्स है। सो माइकल फैराडे जो थे, जैसा बताया आपको, वो ही एक मेन ब्रेक थ्रू किए थे एटमिक थ्योरी देने में, एटम को डिवाइड करने में, रादर ये सब एटमिक पार्टिकल के प्रेजेंस का होना उन्होंने बताया था। आफ्टर दैट केम इन नियर अबाउट 1879 जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया वो थे क्रूक्स। क्रूक ने क्या किया था, क्रूक चाह रहे थे कि वो कुछ स्टडी करे जिसमें कि वो एक गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाना चाह रहे थे। फॉर दैट पर्पस उन्होंने एक apparatus बनाया। Now, let's see the construction of apparatus. उन्होंने कैसा apparatus बनाया? उन्होंने एक ग्लास का ट्यूब लिया था जो दोनों एंड से सील्ड था, और दोनों तरफ, दोनों एंड्स में उन्होंने पतले मेटल रॉड्स लगाए। These metal rods are called electrodes, and these electrodes were connected with a high voltage apparatus. ये जो हाई वोल्टेज apparatus थे उसके पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, एज यू नो इट वाज देयर, एंड जो एंड नेगेटिव एंड से जुड़ा था कैथोड और पॉजिटिव एंड से जुड़ा था एनोड। जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। उनके उस सेटअप में देयर वाज अ साइड ट्यूब। नाउ साइड ट्यूब में एक स्टॉप कॉक लगा था और साथ में वहां एक वैक्यूम पंप था। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्यूम पंप? द गैसेस वर फिल्ड इनसाइड दिस glass chamber, and inside this glass tube the pressure, if we want to maintain the pressure of the gases, this vacuum pump was used for it. उन्होंने क्या किया, एक गैस भरा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किया, द वोल्टेज वाज नियर अबाउट 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट उसने पास किया उन्होंने, और उसके अंदर उन्होंने ये देखा कि प्रेशर पहले तो कुछ हो नहीं रहा था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, फिर उन्होंने वैक्यूम पंप को यूज करके नियर अबाउट 0.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया।
इन दैट केस उन्हें दिखा कि उसके अंदर कुछ ग्लो दिखा, उन्हें कुछ चेंजेस दिखे, by which he proved that there was electric current was being passed inside the gases. It was able to conduct electric current. इसे मोर प्रिसाइज करने के लिए उन्होंने कुछ चेंजेस लाए अपने ग्लास चेंबर के अंदर, एंड फॉर दैट व्हाट डिड ही डू, ही punctured the anode. When he punctured the anode, there were some pores in it rather. और उन्होंने क्या किया कि एनोड के पीछे जो गैस ट्यूब था वहां पर उन्होंने एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस की पैकिंग की, एंड दैट वाज यूजुअली दैट फ्लोरेसेंट सब्सटेंस वी यूज जिंक सल्फाइड. तो जिंक सल्फाइड उन्होंने यूज किया. Now what happened? The same procedure he conducted the experiment and he allowed electric current to pass through the gas. Now अब जैसा आपको बताया कि इस चेंबर में कुछ चेंजेस ले आए थे उन्होंने एनोड को पंक्चर कर दिया था, तो एक रे ऑफ लाइट was there which was concentrated rather due to the punctured anode, और वो जो रे था वो जाकर लगा आपके ग्लास ट्यूब में बियॉन्ड एनोड. जब ग्लास ट्यूब के बियॉन्ड एनोड ये लगा तो वहां पे एक ग्लो दिखा. वेल जो भी उसमें से rays निकल रहे थे, it was invisible, but how we have concluded that there were certain rays coming out because of the glow that were formed beyond anode. फिर उन्होंने कहा कि इस चीज को उन्होंने बताया कि ये जो रे है, since it is coming from the opposite end of anode, it is a cathode, and it is coming from cathode, and he called it cathode rays. तो उन्होंने नाम दिया उस रेस को cathode rays, और उन्होंने कहा कि कैथोड रेज जो है वो कुछ पार्टिकल से बने हैं, जो पार्टिकल जाके स्ट्राइक किया है और उससे ग्लो ऑब्टेन किया, एंड ही कॉल्ड इट कैथोड रे. कैथोड रे का जो नाम था वो क्रूक ने दिया. वेल ये चीजों को स्टडी करते करते नियर अबाउट 1897 में जे थॉमसन जो थे वो आगे, और उन्होंने ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जो कि हेल्प किया कि जो कैथोड रेज है उसकी प्रॉपर्टी को कंक्लूड करने के लिए. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दैट ही हैज कंडक्टेड. ना जैसे आपको बताया 1897 में जो हमारे जे थॉमसन थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए. वेल उन्होंने सेम सेटअप लिया चिल्ड्रन, द सेम सेटअप ऑफ द ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब. What did he do? He has taken cathode, he has taken anode with some punctured portions in it, some pores in it, and he has kept in between, first of all he kept a rolling wheel, a pin wheel लगाया. जब उन्होंने पिन व्हील लगाया और सेम सेटअप किया और इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो उन्होंने देखा कि दिस पिन व्हील वाज रोटेटिंग, which concluded that the ray that was coming from cathode, that is cathode ray, was having some mechanical effect in it. So one of the conclusions that was made by the J.J. Thomson was cathode rays are showing mechanical effect. The particles that are present in cathode ray, they show mechanical effect. Second चीज उन्होंने क्या की, उन्होंने एक मेटल के पीस को रखा between cathode and anode. The same experiment was repeated and he saw that their metal piece become hot. That is, there was heating effect. The cathode rays had heating effect. That was the second conclusion made by Thomson. Next, what did he do? In between the two, that is between cathode and anode, he kept a hard object. एक hard object रखने पर, same procedure को करने पर, उन्होंने देखा कि वो object जो है वो एक shadow cast कर रहा था. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो रे आ रहा था कैथोड से, इट वाज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, what he did was he applied electric field and magnetic field. When he applied electric field and magnetic field, he saw that the rays showed deviation and these rays moved towards the positive plate of the electric field and magnetic field, which shows that the particles by which cathode was made, the cathode ray was made, जिससे बना था उसकी जो चार्ज है वो ऑपोजिट है, दैट इज नेगेटिव है. और उन्होंने प्रूव किया कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है कैथोड रे में, दैट पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कहा.
वैसे तो इलेक्ट्रॉन वर्ड स्टोनी ने दिया था, विच मीन्स अंबर इन ग्रीक, लेकिन यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया या जो एक्सप्लेन किया, जो डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, वो था जे थॉमसन। सो चिल्ड्रन, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो कैथोड है, कैथोड रे है, वो पार्टिकल से बने हुए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये जो रे है ये इनविजिबल है, सेकेंड चीज है। ये जो पार्टिकल्स हैं जिसे अपन इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, व्हाट आर दे? They are having mechanical effect in it. The cathode ray was having the heating effect property. The cathode ray was having the electric and magnetic deflection. It moved towards the positive end as well as it cast its shadow. तो ये सारी प्रॉपर्टीज को अगर देखोगे तो ये कैथोड रे की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज है by which we can identify that these rays are cathode rays. Now, ये जो कैथोड रेज है, इसके अलावा जब, अब आपको पता ही है कि एटम न्यूट्रल होता है, हम बचपन से जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है। एटम जब न्यूट्रल होता है तो अगर एक तरह का चार्ज उसमें प्रेजेंट है, इफ इट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, naturally there are some other charges also present in it which makes it neutral, और वो चार्ज ऑपोजिट होना चाहिए, और वो ऑपोजिट चार्ज क्या था? वो ऑपोजिट चार्ज था पॉजिटिव चार्ज। अब इस चीज को पता लगाने के लिए आए हमारे नए साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन। ना ई गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट थे वो 1886 में, चुने प्लीज नोट, इन 1886 ई गोल्डस्टीन जो थे वो सामने आए और उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, और वो चाह रहे थे कि वो सेकंड पार्टिकल को डिस्कवर करें। ना एक्सपेरिमेंट तो सेम ही किया, बट अगेन फॉर प्रूविंग हिमसेल्फ, प्रूविंग द or discovering the second particle, he made certain changes in the class discharge tube. अब उन्होंने क्या किया? क्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने जो कैथोड लिया उसमें बड़े परफोरेशंस बनाए और सेम प्रोसीजर किया। उन्होंने उसमें 10,000 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास किया। उन्होंने उसमें नियर अबाउट 0.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया एंड यहाँ पर फ्लोरोसेंट सब्सटेंस कैथोड के पीछे लगाया। अब जब ये सारे प्रोसीजर्स हुए तो उन्होंने देखा कि अगेन a stream of ray was passing through this anode, and through this cathode rather, कैथोड के जो बड़े बड़े परफोरेशंस बने से उससे ये स्ट्रीम ऑफ रेडिएशंस या रे जो था वो पास किया और वो बियॉन्ड कैथोड अब स्ट्राइक किया। जब वो बियॉन्ड कैथोड स्ट्राइक किया, इसका मतलब द रेज वेयर कमिंग फ्रॉम एनोड एंड। सो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जो हैं आपके एनोड से आ रहे हैं, व्हाट डिड ही डू? ही डिड द सेम एक्सपेरिमेंट्स, ही केप्ट द सेम experiments what Thomson has done. What did he do? First of all, he kept a rolling wheel. The wheel started rotating, which shows that anode rays were also showing mechanical effect. उसके बाद उन्होंने एक हार्ड मटेरियल रखा तो उसका भी उसे शैडो मिलने लगा, which showed that anode ray also traveled in a straight line. उसके बाद उन्होंने एक मेटल का पीस लगाया जो गर्म हो गया, which shows that it is also having a heating effect. नेक्स्ट उन्होंने उसमें एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक, बेसिकली यहाँ पर जो चेंज आया रैदर वो तब आया जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। जब इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो यहाँ पर जो चेंज उन्होंने देखा वो ये था कि द रेज वेयर डेविएटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, which showed that the anode was made up of material which was of positive charge, and he named it protons. So, इस तरह से प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक या आप कह सकते हो एनोड की कैरेक्टरिस्टिक्स गोल्डस्टीन ने दिया, और इस कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ मेथड्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंडक्ट किए। Now, when we talk about these things, children, like we have already done with the two discoveries right now, cathode and your electrons and protons. So, ये दो major breakthrough थे which proved that atom was made up of subatomic particles. So next जो subatomic particle है वो है neutron, and that I will be explaining, that we will be discussing in the next lecture, children. So this portion is the major initial portion of your chapter. So let's just recapitulate once. First of all, आप इसमें पढ़े क्या आपने पढ़ा? पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ी, उन्होंने इंडियन महर्षि कन्नड़ के बारे में पढ़ा,
देन यू सॉ द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस, इसके बाद आपने देखा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। देन वी हैव सीन माइकल फैराडे, उनका क्या रोल था इसमें। उसके बाद आए आपके क्रूक्स, जिन्होंने क्रूक का ट्यूब बनाया, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, कैथोड रे के बारे में बताया। फिर आए हमारे प्यारे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया, और देन केम गोल्डस्टीन, जिन्होंने प्रोटॉन बताया, प्रोटॉन की डिस्कवरी बताई। सो इस पोर्शन में या इस लेक्चर में आपने दो मेजर चीजें पढ़ी हैं। बिफोर वाइंडिंग अप विद दिस चैप्टर, विद दिस लेक्चर रैदर, मैं आपको कुछ और बता दी हूँ, थोड़ा सा आपको सजेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पे कि गो थ्रू दिस पोर्शन एज यू हैव टू अपीयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो आपके इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे डेट्स और डिस्कवरर का नाम। Now you know that nowadays in CBSE and पहले से ISC board में there are multiple choice questions that are coming. So here the questions that arise is really about your 1 mark or 2 mark questions. You can have a questionnaire of either the discoverer's name or the properties of cathode, the properties of anode. और नीट और जेई में इस तरह से छोटा बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछा जाता है, but then also there can be questions like जो पहले आ चुका है previous नीट के और जेई के क्वेश्चंस जो आए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो कभी कभी ये वाले क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज दे देंगे, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और उसमें से बोलेंगे इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी कैथोड रे शो नहीं करती है या एनोड रे शो नहीं करती है। तो देयर आर चांसेस ऑफ जेई एंड नीट का जो क्वेश्चन यहाँ आने का चांस है वो यही है जो कैथोड और एनोड रे से लगता है। सो children, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। You just go through this channel once again, go through this lecture once again and see what all portions are there which you can remember, which you have to learn and remember the things. So before again completing this lecture, I just want to tell you, please subscribe, share and like my channel and enjoy the magical journey of learning. Plus आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, आप सालों साल आपको याद रहेगा ये सारी चीज़ें, और 11th के स्टूडेंट्स 12th के बाद जेई और मेंस में भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं अगर आप अभी से पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप वी विल मीट in the next lecture. Bye and have a nice day.